नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल मंच में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज संसद के द्वारा पारित किए गए 3 नए बिल, जिसको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतिहास देखेंगे अपन कि क्यों इसको बदला गया है, पुराना नाम इसका क्या था, अगर प्रश्न बनते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, वह पुरानी जो धाराएं थी जो बहुत ज्यादा प्रचलित थी, पूरी संभावना है कि आने वाले पीएससी में और आने वाले किसी भी व्यापम या पीएचक्यू द्वारा लिए जा रहे एग्जाम में इसको पूछने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक अधिकारी को अपने चयन के पश्चात सबसे पहले जो चीज तैयार करनी होती है वो यही होती है आईपीसी, सीआरपीसी और आपकी भारतीय साक्ष्य संहिता। ऐसे में अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके आने वाले मतलब चयन के बाद के लिए भी और चयन के पूर्व जो आने वाली आपकी परीक्षा है, दोनों में ये समान रूप से आपको उपयोगी रहेगी। तो आइए चालू करते हैं अपन संसद के 3 नए कानून। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि पुराना जो कानून था हमारा, ठीक है, जिसका पहला नाम क्या था, आईपीसी। ठीक है, आईपीसी, ये जो आपका आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, आपने इतिहास और संविधान में इसको पढ़ा होगा कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का प्रावधान किया गया था। 1860 इसका आंसर लिया जाता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, इसके बाद सीआरपीसी। सीआरपीसी के बारे में आप लोगों को जानने की आवश्यकता है कि सबसे पहले इसको 1888 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, उसके बाद बार बार इसमें संशोधन हुआ, 1892 में, 98 में, और अंततः जो संशोधन हुआ था इसका 1973 में हुआ था, 1973 में। तो आपको सीआरपीसी का जो आंसर लेना है वो लेना है 1973। ठीक है, आईपीसी का 1860। इसके बाद जो भारतीय साक्ष्य संहिता है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका आंसर आपको लेना है 1872। ऐसे ये आपके पुराने 3 कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और आपका आईईए। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसा। ठीक है, अब देखो इसको क्यों बदल दिया गया। ठीक है, अच्छा भला तो ये काम कर रहा था, और सबसे मतलब सोचने वाली बात है कि अभी तक के आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को पूरी तरीके से लोग समझ भी नहीं पाए थे। ठीक है, लेकिन उसके बीच में इसको क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि ये बहुत पुराने कानून थे, पुरानी परिस्थितियों के अनुरूप इनको बनाया गया था, किंतु अभी वाला जो कानून है ना, अभी जो इनमें बदलाव आया है, ये नवीन परिस्थितियों के अनुरूप और भारत देश के समक्ष जो नए चैलेंजेस है उसको तेजी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तेजी से न्याय देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। ठीक है, और लाया क्या गया है, इसको पारित कर दिया गया है, जैसे कि आप खबरों में देख रहे होंगे। उसके बारे में डिटेल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हमारे यहाँ जो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, अब उसके स्थान पर क्या रहेगा, तो आपको याद रखना है, नाम से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, बीएनएस। ठीक है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। जैसे कि वहां पर इंडियन पीनल कोड था, वैसे ही अब क्या रहेगा, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, किसके स्थान पर, सीआरपीसी के स्थान पर। किसके स्थान पर, सीआरपीसी। ठीक है, अब इसका नाम क्या रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएसएस 2023। इसके बाद भारतीय साक्ष्य संहिता, इसका पहले भी नाम इंडियन एविडेंस एक्ट था और अभी भी इसका नाम इंडियन एविडेंस एक्ट ही है, लेकिन अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से पुकारेंगे अपन, भारतीय साक्ष्य, बीएसएस। ठीक है, बीएसएस 2023। तो आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में भी इसको दे सकता है। ठीक है, बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023, बीएसएस 2023। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर के कि ये नई चीज क्या आ गई, वो नई चीज नहीं है, और भारतीय न्याय विधेयक, भारतीय न्याय संहिता है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता है। यहाँ पर इसको हटा दो भाई, है ना, ये केवल नाम को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आप लोग को बता रहा था। ठीक है, ऐसे। अब देखो कोई भी जो विधेयक है, ठीक है, संसद में जब उसको लाया जाता है, ठीक है, तो संसद में लाने के बाद उस पर चर्चा होती है। चर्चा जब पूरी कंप्लीट हो जाती है ना, उससे वो मेजोरिटी उसको मिल जाती है जिस मेजोरिटी की उसको आवश्यकता है। ठीक है,
तो उस मेजोरिटी के बाद उसको पारित कर दिया जाता है और वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात। ठीक है, देखो ये जो विधेयक था जब इसको लाया गया, इस बात को समझिए आप कि इस विधेयक को अगस्त में लाया गया था। कब लाया गया था? अगस्त में, अगस्त 2023 में लाया गया था। लेकिन ये जो विधेयक है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे प्रावधानों को बहुत कम समय में, है ना, समीक्षा करना थोड़ा सा कठिन था और इतने विशेषज्ञ भी हमारे यहाँ बैठे नहीं है ना सदन में कि इसको सारी बातों को समझ सके तेजी से, क्या चीजें लागू करना चाहिए, क्या लागू नहीं करना चाहिए, क्या संशोधन करना चाहिए और कौन सी चीजों को वैसे का वैसे ही रहने देना चाहिए। तो अगस्त 2023 में जब इसको लाया गया, इसको पारित तेजी से करना था, लेकिन इसको पारित करने में थोड़ा समय लग रहा था क्योंकि चर्चा करना भी आवश्यक है। इसीलिए क्या किया गया कि इसको पहले कहां भेज दिया गया, इसको आपके गृह मंत्रालय के संसदीय समिति को समीक्षा के लिए भेज दिया गया। ठीक है, और गृह मंत्रालय की संसदीय समिति जब इसकी समीक्षा कर ली तो नवंबर में, ठीक है, कब, नवंबर 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और पुनः इसको संसद के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, आप लोग न्यूज खबरों में देख रहे होंगे कि हर विधेयक में भारतीय न्याय द्वितीय, भारतीय नागरिक द्वितीय, भारतीय साक्ष्य द्वितीय। तो इस द्वितीय से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो द्वितीय का तात्पर्य क्या है? अगस्त 2023 में जो एक्ट रखा गया था, जो बिल रखा गया था, सॉरी, वो भारतीय न्याय संहिता विधेयक था, पहला नंबर वाला। लेकिन अब उसका संशोधित वर्जन, ठीक है, वो जो नवंबर 2023 में, है ना, गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने समीक्षा कर दी, उसके बाद जो विधेयक रखा है उसको अपन किस नाम से जान रहे हैं? भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक द्वितीय सुरक्षा विधेयक, भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता विधेयक 2023। द्वितीय का तात्पर्य समझ गए होंगे आप। ये गृह मंत्रालय की संसदीय समीक्षा की संसदीय समिति की समीक्षा के पश्चात जो विधेयक पुनः रखा गया है उसके बारे में। अब ये जो विधेयक रखा गया, ठीक है, उस विधेयक को रखा किसने? तो इसको माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रखा है। ठीक है, सबसे पहले किसके समक्ष रखा? इसको लोकसभा के समक्ष रखा और इसको 20 दिसंबर 2023 को पारित कर दिया गया, ये द्वितीय विधेयक को, और 21 दिसंबर को राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया। ठीक है, 20 दिसंबर को लोकसभा, 21 दिसंबर को आपका राज्यसभा, और इसको 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में इसका प्रकाशन भी हो गया। आप जानते ही होंगे कि जब किसी विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन हो जाता है तो अंततः वो अधिनियम बन गया, यानी कि उस दिन से उसको लागू माना जाता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा कि चूंकि ये लागू हो गया तो प्रश्न उठता है कि क्या इसको अब तैयार करना है, क्या इसको अब पढ़ना है ना? तो इसको तब तक नहीं पढ़ना है जब तक कि सरकार बोल ना दे। ठीक है, अगर आपको मान लो कि किसी आप मेंस की एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, और आपको महिलाओं से संबंधित प्रावधान हमारे यहाँ सीजीपीएससी में है पेपर 7 में, तो महिलाओं से संबंधित प्रावधान अगर आईपीसी की सीआरपीसी के पूछता है तो आपको सीधे सीधे पुराने वाले ही धारा को लेना है आंसर। ठीक है, जब तक कि आपको बीएनएस, है ना, या फिर बीएनएसएस या फिर बीएसएस के बारे में ऐसा लिख के ना दे, तब तक के आंसर आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलो अभी ये लागू तो हो गए, लेकिन अभी इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, परिस्थितियों के अनुरूप धीरे धीरे लागू करेंगे, क्योंकि जो पुराना वाला था, ऐसी कई सारी चीजें हैं आईपीसी सीआरपीसी में जिसको पुराने अधिनियम में ही समझा नहीं गया था, ये तो फिर भी नया है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब इसमें देखेंगे अपन कि क्या संशोधित हुआ है, आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की मैं बात करूंगा। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था आपका सीआरपीसी। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो पहले इसमें कितने धाराएं थी? तो इसमें 484 धाराएं थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो 531 धाराएं, 531। ये भारतीय नागरिक द्वितीय सुरक्षा संहिता, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। संशोधित वर्जन है, लेटेस्ट, आपको यही आंसर लेना है, 531। ठीक है, इसके बाद आईपीसी की अगर बात करें अपन, जिसको वर्तमान में क्या बोला जा रहा है? वर्तमान में इसको बोला जा रहा है आपका बीएनएस। ठीक है, बीएनएस। तो बीएनएस में वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? 358 धाराएं इसमें। पहले कितनी थी? तो इसमें पहले थी 511। ठीक है, आप लोग को पहले वाला अगर याद नहीं रखना चाहो तो मत रखना, लेकिन वर्तमान में याद रखना है भाई कि इसमें कितनी धाराएं थी? 358 में थी। कूट में आपको दे सकता है इसको, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी ये बन सकता है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य संहिता, या फिर बीएसएस की अगर मैं बात करूंगा, भारतीय साक्ष्य संहिता,
तो इसमें वर्तमान में 170 कोड है, 170 धाराएं हैं। पहले कितनी थी? तो 3 कम 167 थी। ठीक है, ये तो हुआ आपका नया वाला। ठीक है, देखते हैं अपन की क्या क्या बदलाव हुए, क्या चीजों को जोड़ा गया, क्या चीजों को समाप्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखो कि बदलाव सीआरपीसी में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 160 धाराओं में बदलाव किया गया है। ठीक है, बदलाव से तात्पर्य क्या है? यानी कि अपराधों को नए तरीके से परिभाषित किया गया, उनके लिए नई सजा का प्रावधान किया गया, कुछ सजा कम की गई, कुछ सजा ज्यादा किया गया। तो बदलाव से तात्पर्य ये है मेरा। इसके अलावा नई धारा, नए अपराध को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो कितने हैं? वो 9 है। ठीक है, और 9 धाराओं को समाप्त भी किया गया है। यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि वो अंग्रेजी कानून के तहत बनाए गए होंगे, तो अंग्रेजी कानूनों को समाप्त कर दिया गया। कब? कितनी धाराओं को? तो 9 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। कितनी धाराएं नहीं जोड़ी गई है? 9 धाराएं नहीं जोड़ी गई है। बदलाव कितना है? 160 धाराओं में बदलाव है, ऐसा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में बदलाव की मैं बात करूं तो 175 धाराओं को बदला गया है। ठीक है, संशोधित किया गया इनको, 175 धाराओं को। और इसमें आपका 8 धाराओं को, कितनी धाराओं को? 8 धाराओं को क्या किया गया है? जोड़ा गया है नई तरीके से, और 22 धाराओं को समाप्त किया गया है। ठीक है, 8 धाराएं जोड़ दी गई, 22 धाराएं समाप्त कर दी गई। वहां कितना था? वहां था 160, 9 और 9। यहां पर कैसा है? 175, 8 और 22। ठीक है, 175, 8 और 22। इसके बाद देखते हैं अपन भारतीय साक्ष्य संहिता, बीएसएस। ठीक है, तो इसमें 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। ठीक है, और एक धारा, केवल एक धारा को जोड़ दिया गया, और 5 धारा को समाप्त किया गया है। ठीक है, 23, 1 और 5। ठीक है, मैं सरल फॉर्म में आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर रहा हूं, 23, 1 और 5। ऐसे ही आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ उड़ान के टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड करवा दूंगा, आप वहां पर से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक इसके बायो में रहेगा। ठीक है, तो बदलाव 23 धाराओं में बदलाव, 1 को जोड़ा गया और 5 को समाप्त किया गया। वहां कैसा कैसा था? 160, 9 और 9, 175, 8 और 22, और यहां पर कैसा है? 23, 1 और 5। 23 धाराओं में बदलाव, 1 को जोड़ा गया और 5 को समाप्त किया गया। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जैसे कि पुराने समय में अपन देखते थे कि 420 किया। ठीक, ऐसा बोलते थे अपन, 420 किया, या फिर 420 मतलब धोखाधड़ी। ठीक है, आईपीसी की धारा 420, जिसको धोखाधड़ी के नाम से जानते थे। ऐसी कुछ मिसलेनियस धाराएं हैं, जैसे कि बलात्कार के लिए 376 लग जाएगा, ऐसा बोलते हैं अपन। तो अब ये जो धाराएं हैं, अब जो ये जो मेन मुख्य धाराएं हैं, उसको आपको पलट दिया गया, मतलब बदल दिया गया उसको। अब किन धाराओं में बदलाव हुआ है, ये महत्वपूर्ण धाराओं को अपन अगले, ठीक है, अगले पेज में देखते हैं अपन। ठीक है, इसको पूछने की संभावना पूरी है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हमारे मुखाग्र रहती है कि इसका प्रयोग हम लोग लोकोक्ति और मुहावरे के रूप में भी करने लग गए। ठीक है, देखते हैं अपन कि कुछ महत्वपूर्ण धारा है जो पहले क्या थी और अब क्या है, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले हत्या की अगर मैं बात करूंगा तो हत्या, ये तो क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी सीएमओ के पेपर में भी पूछ चुका है। हत्या की धारा, तो हत्या की धारा पहले 302 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 101। ठीक है, पहले कितनी थी? 302, वर्तमान में कितनी है? 101। अब क्या लगेगा अगर हत्या कोई कर देता तो? 101 लगेगा। ठीक है, इसके बाद धोखाधड़ी, जैसे कि मैं आपको बताया, लोग बोलते थे पहले 420 किया है मेरे साथ, है ना, 420 किया, लेकिन आप क्या बोलेंगे? 316 किया है मेरे साथ। ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्या क्या होगा आपका? धोखाधड़ी के लिए 316, हत्या के लिए 101। ठीक है, एकदम बाजू में तुरंत हत्या के लिए क्या? 101, और आपका धोखाधड़ी के लिए, ठीक है, धोखाधड़ी के लिए 316, ऐसा। ठीक है, अब हम देखते हैं राजद्रोह। ठीक है, राजद्रोह को नए सिरे से परिभाषित किया गया। भाई इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, कुछ मिसलेनियस चीजें बताऊंगा कि क्या बदलाव हुए हैं, यानी कि महत्वपूर्ण प्रावधान जिसमें बदलाव किए गए हैं, और आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए उन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो राजद्रोह का प्रावधान 142A में था, अब वो राजद्रोह कहां पर चला गया है? 150 में। ठीक है, 150वीं धारा रहेगी आपकी राजद्रोह की। ठीक है, और जैसे कि आप लोग बलात्कार की धारा जानते हो पहले से, 376 बलात्कार के लिए यही लगता था, लेकिन अब क्या रहेगी? बलात्कार को 63 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसकी परिभाषा 63 में बताई गई है। 64 में उसकी सजा का प्रावधान है। ठीक है, और 70 में, है ना, सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार या फिर गैंग रेप का प्रावधान। ठीक है, आप लोग याद रखना भाई, तीनों महत्वपूर्ण है, 63, 64 और 70। 63 में परिभाषा,
64 में उसकी सजा और 70 में गैंगरेप, ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं अपन देश के खिलाफ गतिविधि या फिर देश के खिलाफ षड्यंत्र। ये देश नहीं है ना, ये देश है। ठीक है, देश, देश के खिलाफ षड्यंत्र। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ याद रखना भाई आप लोग, क्योंकि इसकी धारा भी आसपास ही है, 121A और 121। अगर आपको गतिविधि बोले तो ए में, अगर आपको देश के खिलाफ षड्यंत्र बोले तो 121 में। तो ये पहले वाला प्रावधान था, लेकिन अब ये कैसा रहेगा, जैसे कि कंसेक्यूटिव था पहले, वैसे ही अभी भी ये कंसेक्यूटिव है, 145 और 146। ठीक है, अगर आपको षड्यंत्र बोले तो 45 में और गतिविधि बोले तो 146 में, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। यहां पर क्या रहेगा, षड्यंत्र। ठीक है, देश के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र करता है तो, और यहां पर क्या रहेगा, देश के खिलाफ गतिविधि। ठीक है, देश के खिलाफ गतिविधि, ऐसा 145 और 146 ये। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं मानहानि की बात। तो मानहानि का प्रावधान था 499 और 500 में, लेकिन वर्तमान में है ना, अब ये आपके भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 में, वहां पर इसकी परिभाषा और उसकी सजा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, 354 में। नेक्स्ट, भीड़ भाड़ में हंगामा करना। ठीक है, ये धाराएं तो मतलब कुछ लोगों के ऊपर लगी भी होगी है ना। कैसे लगी होगी, जब आप धरना प्रदर्शन करते हो, ठीक है, तो धरना प्रदर्शन के बाद जो आपको थाने की तरफ से नोटिस आता है, वहां पर 144 धारा आपके ऊपर लगाई गई होगी पहले कभी। ठीक है, सामान्यता ऐसा, मतलब बता रहा हूं मैं आपको कि अब वो जो 144 धारा थी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 187। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें आपको, मतलब इतनी धाराएं जो है एकदम कंपलसरी याद करना ही करना है। सोच के देखो आप, क्यों नहीं पूछ सकता इसको। ठीक है, ये इतनी महत्वपूर्ण धारा है कि आम बोलचाल में भी लोग इसको याद कर चुके हैं, जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ये चीजें याद रहती है। तो आप तो फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्यों नहीं पूछ सकता आपको। ठीक है, मैं इस चीज को नोटिस किया कि बहुत सारी मार्केट में मैगजीन वगैरह आई हुई है ना, उन मैगजीन में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इस वीडियो को है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे है ना, और क्योंकि ये जो कंटेंट है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण उपबंध। ठीक है, महत्वपूर्ण उपबंध यानी कि भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या चीजें नई ऐड की गई है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि इसमें कुल धारा कितनी भाई, 558। ठीक है, देखो भाई यहां पर से चेक कर लो एक बार, है ना, कि इसमें धाराओं में जो परिवर्तन हुआ था भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, ये 358 है भाई, वहां पर वो गलत लिखाया हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे कि आईपीसी में भारतीय न्याय संहिता में वर्तमान में कितने धाराएं हैं, तो कितनी धाराएं हैं, वो आपकी 358 है, ये गलत लिखा गया है, 358 है, ये 358। ठीक, 358 टोटल धाराएं हैं इसमें। ठीक है, मॉब लिंचिंग के लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था आईपीसी में। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग भीड़ भाड़ में जो दुष्कर्म किए जाते हैं, भीड़ भाड़ में जो कोई अपराध को अंजाम दिया जाता है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। अब यहाँ मतलब प्रावधान था भी तो उतने कठोर प्रावधान नहीं थे, लेकिन अब सजाए मौत का प्रावधान किया गया इसमें। ठीक है, ऐसा फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया। सेडिशन लॉ, ठीक है, इसको हटा दिया गया भाई। अभी सेडिशन लॉ क्या है भाई, इसको समझना कि ये जो सेडिशन लॉ है, ठीक है, ये अंग्रेजों के जमाने का कानून था। इसी लॉ को मतलब आधार बनाते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया जाता था कि आप जो है अपने वचन से, अपने बोल से, ठीक है, क्या कर रहे हो, राजद्रोह कर रहे हो, ऐसा। तो उनको राजद्रोह के आरोप लगा करके जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए सेडिशन लॉ को अब सीधे सीधे हटा दिया गया। अब क्या कर दिया गया है, इसको धारा 152 में पुनः परिभाषित किया गया है। और क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, ठीक है, या फिर संप्रभुता को मन, वचन या कर्म से परिभाषित करता है, किससे, मन, वचन या कर्म से प्रभावित करता है, तो उसके ऊपर आप कौन सी धारा लगाई जाएगी, 152 राजद्रोह की धारा लगाई जाएगी उसके ऊपर, ऐसा। ठीक है, इसके बाद और क्या प्रावधान किया गया है, देखो 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार करने पर, है ना, मौत की सजा का प्रावधान। ठीक है, किसकी सजा का प्रावधान है, मौत की सजा का प्रावधान, मतलब फांसी की सजा उसको दी जाएगी। ये परिवर्तन क्या है भाई, परिवर्तन ये है कि पहले ये जो 18 वर्ष की उम्र में बता रहा हूं आपको, ये पहले 12 वर्ष की उम्र थी। यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ अगर दुष्कर्म करता है, ठीक है, तो उसको मौत का प्रावधान था। लेकिन अब ये उम्र को बढ़ा दिया गया है, 18 साल कर दिया गया है। तो इतनी बातें आप लोग को भारतीय न्याय संहिता में, किसमें, BNS में ध्यान रखना है। ठीक है, BNS में, भारतीय न्याय संहिता में। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNS।
BNSS, ठीक है, BNSS 2023। देखते हैं अपन कि इसमें कुल टोटल, जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं भाई, 531 धाराएं, वर्तमान में 531 धाराएं। तो जैसे कि यहां पर देख सकते हो आप, अब इसकी 531 धाराओं में, है ना, देखो सीआरपीसी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जो एकदम ज्यादा, मतलब आईपीसी को अगर पूछे ना पूछे आपसे, भारतीय न्याय संहिता को, लेकिन ये पूछने की प्रबल संभावना है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कुछ डेटा है। कैसे? देखो, तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है, मतलब त्वरित सुनवाई और त्वरित न्याय का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। त्वरित सुनवाई और त्वरित न्याय कैसे? यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि जब आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हो, तो एक तो पुलिस वाले की लेट लतीफी, उसके कारण आपका मामला खींचा जाता है, और दूसरा पुलिस से निकले तो जब आप न्यायालय पहुंचते हो तो न्यायालय की लेट लतीफी, फिर आपको न्याय मिलने में भी समय लग जाता है। अब उसी को तेजी से लोगों को न्याय मिले, तेजी से जांच हो, तेजी से चार्जशीट फाइल हो, इन सभी के बारे में प्रावधान किया गया यहाँ पे। ठीक है, देखो तो क्या प्रावधान किया गया है कि पहली सुनवाई के 7 दिनों के भीतर, ठीक है, पहली सुनवाई के 7 दिनों के भीतर पुलिस को चालान प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस को चालान प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक, ये पहला प्रावधान किया गया है। चालान प्रस्तुत करने की समय सीमा को तय कर दिया गया है 7 दिवस के भीतर। इसके बाद यदि आरोप पत्र, जिसको चार्जशीट के नाम से जानते हैं, ठीक है, दाखिल होने के 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण हो जाना चाहिए, ये प्रावधान किया गया। अब इसको समझो ये क्या चीज है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे ही कोई गुनाह होता है, ठीक है, तो उसकी जांच के पश्चात, है ना, उसकी थोड़ी बहुत जांच के पश्चात पुलिस जो है उसकी चार्जशीट को फाइल करती है। अब ये जो आरोप पत्र होता है ना, इस आरोप पत्र की समय सीमा को तय कर दिया गया है कि 90 दिनों के भीतर इस जांच को पुलिस वालों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद एक प्रावधान और किया गया है, जैसे कि आप जानते हो कि कई बार होता है कि जब आप न्यायालय में जाते हो तो न्यायाधीश दोनों पक्षों की बातों को सुनता है ना, ये तीसरा वाला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और अपने निर्णय को क्या कर देता है, रिजर्व कर देता है, आरक्षित कर देता है। तो उसकी कोई समय सीमा नहीं थी, बहुत लंबे समय तक की भी जो आपके आरोप है, या फिर बोल सकते हैं उसको, आपका जो मामला है, वो मामला बहुत लंबे समय तक के बढ़ जाता है, क्योंकि अभी जो आदेश है वो आरक्षित कर दिया गया है। अब उस आदेश की समय सीमा को तय करके 30 दिन कर दिया गया है कि यदि कोई न्यायाधीश किसी बात को आरक्षित करता है तो उस बात को उसको 30 दिन के भीतर निर्णय लेकर के खत्म करना है, ऐसा। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रावधान की, यदि किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसके लिए फॉरेंसिक जांच, यानी कि उसको जेल में जाने से पूर्व उसकी फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है ना, ऐसी बात। इसके बाद दया याचिका के कुछ प्रावधान है। दया याचिका में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति जिसको दया की याचना करनी होती है, कई बार देखा गया है कि उसके बदले में, उसके बिहाफ में कोई संस्था, कोई समाज के लोग उसके बिहाफ में दया की याचना करते हैं, लेकिन अब इस बिहाफ में दया की याचना को समाप्त कर दिया गया है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही दया की याचना का जो है अधिकार दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद ये रखे गए हैं कि अगर कोई विशेष परिस्थितियां हो जाती है, मान लो कि वो निकल ही नहीं सकता, यानी कि दया की याचना के लिए जा ही नहीं सकता बाहर, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अब जो है दया की याचना उस पर्टिकुलर पीड़ित व्यक्ति को ही करना होगा। ठीक है, कहां दया की याचना, तो न्यायालय में दया की याचना की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों प्रावधान एक साथ बता दिया मैं आपको दया की याचना से संबंधित। तो ये हुए आपके बीएनएसएस में, है ना, महत्वपूर्ण संशोधन जो आपको आपके दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। ये डेट वगैरह, मतलब ये डेटा वगैरह आपके लिए महत्वपूर्ण है भाई, है ना, इस बार पूछने की इसको संभावना बढ़ जाती है इसमें। अब आखिरी वाला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जानने से पहले आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव क्या किया गया है। देखो, साक्ष्य अधिनियम जो है वो 1872 का बना हुआ था, 1872 का। ठीक है, अब 1872 में जो अपराध की प्रकृति थी वो पुराने तरीके अपनाते थे अपराधी, लेकिन अब जो अपराध हो रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि जो आपके साइबर क्राइम की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। अपराध के नए नए तरीकों का इजाद कर चुका है अपराधी। तो इस नए अपराध को, है ना, सॉल्व करने के लिए, या फिर बोल सकते हो कि इस नए अपराध की जांच करने के लिए नए तरीके की भी आवश्यकता है। इसीलिए भारतीय साक्ष्य संहिता इसको क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक मान्यता देती है। ये जो नई भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये इलेक्ट्रॉनिक मान्यता देती है किसको, अब जो आपके बयान होते हैं, ठीक है, या फिर साक्ष्य रखे जाते, सबूत रखे जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अगर रखेंगे तो उसको मान्यता प्रदान की गई है। देखते हैं अपन, भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम 1872 का स्थान लेगा, जैसे कि मैं आपको बता दिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। ठीक है,
जैसे कि मैं आपको बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साक्ष्य जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिल जाते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि पुलिस थाने जब आप जाते होंगे तो साक्ष्य का हार्ड कॉपी मांगते हैं, इसकी फोटोकॉपी करा के लाओ, इसका ये करा के लाओ। तो अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अगर सॉफ्ट कॉपी में आपके पास सबूत है तो वो भी काफी होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी जानकारी को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। मान लो कि अगर कोई गवाह कहां बैठा है, अमेरिका में बैठा है, अब वो गवाही देना चाहता है, ठीक है, तो उसको अमेरिका से यहां आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहां बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही दे सकता है, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप को मान्यता दी गई है भाई। नेक्स्ट, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये किसकी बात कर रहा है? ये मॉब लिंचिंग की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? मॉब लिंचिंग की, जहां पर एक ही समय में, ठीक है, एक समय में एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? दुष्कर्म किया जाता है, अपराध किया जाता है, अपराध को अंजाम दिया जाता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत कठोर सजा की जो है वो प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सजाए मौत तक का प्रावधान कर दिया गया है इसमें, ठीक है। एक बात आप लोग के ध्यान में रखने लायक और नोट करने लायक है कि ये पूरे अधिनियम को, ठीक है, इस पूरे अधिनियम को आप याद रखेंगे कि भारतीय विधायिका के द्वारा, है ना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पारित किया गया है, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित किया गया है। ये जो है क्यों बता रहा हूं मैं आप लोग को, क्योंकि अभी आप जानते हो कि लगभग 142-43 सांसदों को निलंबित किया गया है ना। तो कैसे पारित कर दिया गया इसको, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो उसमें पारित करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि साधारण बहुमत क्या होता है? 50% से प्लस, यानी कि आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत में होना, यानी कि बहुमत को मिलना। तो आधे से अधिक का अगर मिला तो ये पारित हो गया ये विधेयक, और क्या बन गया है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बन गया। तो उनके 142 के अलग हो जाने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ये है कि इसमें जो चर्चा थी, ठीक है, वो चर्चा अब थोड़ी कम हो जाएगी। ये तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये मेरा कंटेंट, है ना, और इसको कंटेंट को डिलीवर करने का जो मेरा ये रहा तरीका रहा, ठीक है, वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।